नमस्कार, अमर उजाला.com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। इस खास कार्यक्रम, इस खास शो के जरिए हमारी कोशिश है आपको उन जाबाजों से मिलवाने की जिन्होंने भारत मां की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसे एक हीरो आज हमारे साथ मौजूद हैं। करगिल वॉर के हीरो रहे अखिलेश सक्सेना, रिटायर्ड कैप्टन अखिलेश सक्सेना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि एक सैनिक जब युद्ध में जाता है तो ना सिर्फ वो जाता है बल्कि एक युद्ध उसके घर वाले भी लड़ते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो हम पूछेंगे अखिलेश सक्सेना से। अखिलेश, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रचना। जय हिंद सभी सुनने वालों को। जी अखिलेश, मेरा आपसे जो सबसे पहला सवाल है वो कारगिल वॉर को ही लेकर है। जब आप लोगों को ऑर्डर मिला कि आपको यहाँ युद्ध शुरू हो गया है और आपको उस वॉर में जाना है, देखिए एक सैनिक के लिए तो गर्व से छाती फूल जाने वाली ये बात होती है कि दुश्मनों के छक्के छुड़ाने हैं, लेकिन जब बहुत सारे रिश्ते भी होते हैं एक सैनिक के, उसके लिहाज से थोड़ा डर भी होता है, लेकिन एक सैनिक का हौसला पस्त नहीं होता। जब आपको ये खबर मिली तो पहला रिएक्शन उस वक्त क्या था आपका? देखिए, जब हम कमीशन होते हैं और आपने जैसे बोला, हर सैनिक का एक सपना होता है कि अगर उसने ये यूनिफॉर्म पहनी है, वर्दी पहनी है, तो उसे अपने देश की रक्षा करते हुए लड़ने का मौका मिले, जिस चीज के लिए उसने लगातार मेहनत करी है। सो जिस जिस चीज के लिए उसने लगातार मेहनत की है। सो जब मुझे ये खबर मिली, उस समय हम श्रीनगर में ही थे, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में थे। और जब हम आईएमए से पास आउट होते हैं तो हम एक शपथ खाते हैं। वो शपथ होती है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में मेरे देश की इज्जत, मेरे देश का इंटीग्रिटी, मेरे देश की रक्षा करना मेरा सबसे बड़ा फर्ज है। उसके बाद आते हैं मेरे अपने जवान और मेरे अपने साथी, जिनके लिए मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। और सबसे लास्ट में आता है मेरा अपना वेलफेयर, मेरी अपनी प्रायोरिटी और मेरे पर्सनल रिश्ते। सो एक सैनिक ने जिस दिन यूनिफॉर्म पहनी होती है, उसने तय कर लिया होता है कि उसके लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक डिफिकल्ट मौका था, क्योंकि मैं जस्ट 1 महीने पहले मेरी शादी हुई थी और मेरी वाइफ एकदम न्यू सिविल बैकग्राउंड से आई थी। एक लड़की के लिए सिविल बैकग्राउंड से आके एक नए रिश्तों में बंधना, और उसके बाद केवल 1 महीने बाद ये मिलना कि उसका पति एक ऐसी जंग के लिए जा रहा है जहां पे जीतने के चांसेस 2% भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से कब्जा कर रखा था, मैं आगे आपको बताऊंगा, उस जंग में इनिशियली जीतने के चांसेस 2% भी नहीं थे। तो एक डिफिकल्ट मोमेंट था। तो सबसे पहले जब मुझे ये खबर मिली, हम श्रीनगर में थे, मुझे सबसे पहले तो गुस्सा था कि कैसे किसी ने हमारे देश की धरती पे कदम रख दिया, और वो भी धोखे से। जब वो विंटर विकेटेड पोस्ट थी, वो पोस्ट खाली पड़ी थी, कैसे किसी ने धोखे से ये कर दिया। उस समय तक हमारी इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर नहीं थी कि कितनी पाकिस्तान की आर्मी है, कितने एरिया में उन्होंने कब्जा किया हुआ है, कितना क्षेत्रफल उन्होंने हमारा घेर लिया है, किस किस पहाड़ियों पे वो आ चुके हैं, क्या उनके पास हथियार हैं। बट एक चीज बहुत क्लियर थी कि जो उन्होंने ये दुस्साह किया है, जो भी उन्होंने ये हरकत की है, हम उसका मजे चखाए बिना उन्हें नहीं रहेंगे। तो एक गुस्सा था, एक जोश था, एक जुनून था कि जल्दी से जल्दी जाके हम उनको हराएं और इन सब क्षेत्र को भारत का तिरंगा फिर से लहरा सके। वही शायद सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी और वही हमारा पैशन था उस समय। अखिलेश जी, सबसे कठिन युद्ध में से एक रहा है कारगिल वॉर। क्यों, इसके पीछे की वजह भी आप बताइए। और उस दौरान जब आप युद्ध पर गए, आपके साथी सैनिक भी आपके साथ मौजूद थे, कुछ यादें, कोई ऐसा वक्त जब आपको लगा हो कि नहीं, सब कुछ खत्म होने वाला है, क्या कभी कोई ऐसी स्थिति आई या कभी कोई ऐसी मनोदशा रही, और कितना कठिन ये युद्ध था? पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये युद्ध क्यों दूसरे युद्ध के मुकाबले अलग था। बाकी हमने 1962, 65 और 71 में भी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इन तीनों युद्ध में दोनों ही सेनाएं लगभग आमने सामने थी, इक्वल स्टेटस था, जो भी अच्छा लड़े वो जीत सकता था। कारगिल युद्ध एक बिल्कुल अलग युद्ध था, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो दुश्मन ने एक तरीके से धोखे से सारी पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था। एक मिनट में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कारगिल की सारी पहाड़ियां, ये विंटर वेकेटेड पोस्ट हैं। मतलब क्योंकि विंटर में इन लोगों पे, इन पहाड़ियों पे अपने ट्रूप्स रखने में फाइनेंशियली इतना ज्यादा खर्चा आता है, हर चीज के लिए आपको हेलीकॉप्टर भेजना पड़ता है, और बहुत मुश्किल है यहाँ पे रखना, क्योंकि टेम्परेचर -25 डिग्री तक चला जाता है, पूरी बर्फ जम जाती है।
तो एक अनरिटन समझौता हुआ था कि दोनों ही देश की सेनाएं इन पहाड़ियों से नीचे आ जाएंगी अराउंड सितंबर के आसपास, जब बहुत बर्फ वहां पे हो जाती है। और जब पूरे विंटर हो जाएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से वो लोग दोबारा अपने जाएंगी। तो देवर ये पोस्ट थी जिसमें केवल फौज वहां पे समर में रहती थी, विंटर में खाली कर देती थी। पाकिस्तान ने इस समझौते का फायदा उठाते हुए 1998 में, जब सितंबर में दोनों सेनाएं नीचे आ गई, उसके बाद धीरे धीरे करके अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया वाइट बैकग्राउंड में, जिससे बर्फ में पता ना चले, उनको आपके सैटेलाइट वगैरह भी डिटेक्ट नहीं कर सके। और जब समर में हमने ऊपर जाना शुरू किया हमारी फौजों ने, तब तक पाकिस्तान ने उन पूरी फौज जो आपके लेह लद्दाख से शुरू होकर द्रास कारगिल तक आती है, उन सब पहाड़ियों पे अपने सैनिक बैठा दिए थे। उन्होंने वहां पे इतने टाइम में बंकर्स भी बना लिए थे पत्थर और सीमेंट की मदद से, सारे हथियार जमा कर लिए थे, केमिकल वॉरफेयर के लिए तैयारी कर ली थी, एयरफोर्स के लिए स्टिंजर मिसाइल्स लेके आ गए थे। और उन्होंने जो भी इंडिया की तरफ से आने वाले रास्ते थे वहां पे मिसाइल्स लगा दी थी, वहां पे माइंस लगा दी थी कि कभी भी अगर भारतीय सैनिक उधर से चढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो उनकी बहुत बड़ी हानि होगी और उन्हें शायद अपनी जान गंवानी पड़े। तो पाकिस्तान और पहाड़ों की लड़ाई में जो एक बार ऊपर पहुंच जाता है, वो वैसे ही 20 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वो पत्थर भी फेंकेगा तो नीचे वाले के ऊपर उसको घायल कर सकता है। दूसरा, इन पहाड़ियों पे चढ़ना, अपने पीठ पे 40-50 किलो लेके, वेट लेके, आपकी सारी, आपको सांस नहीं आ रही है, आपके, हम इक्विपमेंट नहीं थे हमारे पास, हम तैयार नहीं थे इस लड़ाई के लिए, हमारे पास स्नो बूट्स नहीं थे। तो ये लड़ाइयां इतनी डिफिकल्ट थी कि ये इंडिया की, दिस विल बी कॉल्ड द टफेस्ट वॉर विच इंडिया एवर फॉट, एंड इंडिया ने फिर भी उस कंडीशन में विक्ट्री हासिल करी। तो बहुत डिफिकल्ट लड़ाई थी ये। और जब हम इस लड़ाई के लिए जा रहे थे तो हमें पता था ये डिफिकल्ट लड़ाई है, इसीलिए हमने निश्चय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राण भी गंवाने पड़े, बट ये भारत की इज्जत और भारत की एक पूरे दुनिया में जो छवि है कि हम किसी से हार नहीं सकते, हम अपने देश की रक्षा करना जानते हैं, ये उसकी इज्जत का सवाल था। तो किसी भी दशा में हम ये तिरंगा उन पहाड़ियों पे फहराएंगे, ये हमारा एक मनोबल था, एक हमने अपने आप को निश्चय किया था और ये निश्चय लेके हमने आगे बढ़ना शुरू किया था। बुरी तरह जख्मी हो गए थे इस युद्ध में, उसके बावजूद आप लड़ते रहे। या तो मतलब कई वाक्य हैं, जब हम लोगों ने टोलोलिंग की लड़ाई शुरू करी थी तब कंडीशन इतनी डिफिकल्ट थी और हमें पता था कि शायद हम लौट के नहीं आए। तो जब हम बहुत डिफिकल्ट मिशन में जाते हैं तो हम अपने फैमिली को लेटर्स भी लिख के जाते हैं। तो मैंने, विजयन थापर ने, बहुत लोगों ने, मेजर आचार्य ने, क्योंकि हमें पता था इतना डिफिकल्ट मिशन है, बट हम अपने जवानों का मनोबल नीचा नहीं करना चाहते थे एंड हमें पता था हम आगे से लीड करेंगे। हमने अपनी फैमिली को लेटर लिखा था, मैंने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था, जस्ट हम लोग की 1 महीने पहले मैरिज हुई थी, मैंने अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा था। और उस लेटर में लिखा जाता है कि जब तक आपको लेटर मिलेगा शायद मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा, क्योंकि आप मान के चलते इतना डिफिकल्ट अटैक है, हो सकता है आप वापस ना आए। तब ये उस बॉक्स में सील होके आपके पेरेंट्स या आपकी वाइफ, आपकी फैमिली के पास जाता है। लेकिन अगर आप वापस आ जाते हो तो आप उसको फाड़ देते हो। तो शायद मैं बहुत लकी था कि मैंने 2 बार, मैं सुसाइडल मिशन, इतने डिफिकल्ट मिशन में गया था और मैंने अपनी फैमिली को लेटर लिखे थे, बट मैं वापस आ सका हूं उससे। सो ये जो दूसरा अटैक था उसमें मेरे बुलेट्स लगी थी, स्प्लिंटर फायरिंग थी, वो मेरे फायरिंग से बहुत बुरी तरीके से मैं इंजर्ड हो गया था। और उसके बाद लगभग मैं 8 घंटे की लगातार, मुझे पहाड़ से नीचे उतरना पड़ा था जब मेरे गोलियां लगी हुई थी और मेरे खून लगातार बह रहा था। आई थिंक ये करोड़ों देशवासियों की दुआएं हैं मेरे साथ कि आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ। 1 साल तक ट्रीटमेंट चला था बेस हॉस्पिटल में, बट स्टिल मैं शायद उससे बाहर आ पाया और आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस मौके पे, जब हम अपने देश के गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अखिलेश, जैसा कि मैंने शो के शुरू में ही कहा था कि जंग सिर्फ सरहद पर एक सैनिक नहीं लड़ता, बल्कि जंग लड़ता है उसका पूरा परिवार, क्योंकि बहुत सारे रिश्तों से भी बंधा होता है वो सैनिक। एक पिता हो सकता है, एक भाई हो सकता है, पति होता है, बेटा होता है, तो बहुत सारे रिश्तों से भी जंग होती है। क्या कभी मन में, और ख़ास तौर पर मैं जानना चाहूँगी आपके परिवार का किस तरह का सपोर्ट था जब आपने उन्हें बताया कि आप जिस जंग पर जा रहे हैं वहाँ पर जीत की उम्मीद कितनी है और सिर्फ 2% जो है वापस आने की उम्मीद है। जब आपने ये सारी बातें बताई होंगी अपने घर पे, अपने माँ बाप को, ख़ास तौर पर आपकी शादी हुई थी, 1 महीना हुआ था अपनी पत्नी को, तो उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? देखिए,
जब माँ बाप अपने बेटे को फौज में भेज रहे होते हैं, एंड हाँ, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के फौज में जा रहा था, मेरी मदर बहुत खुश नहीं थी इस डिसीजन से। मदर होने की वजह से हमेशा उन्हें लगता था कि इतना डिफिकल्ट प्रोफेशन क्यों मैं चूज कर रहा हूँ। बट मेरा हमेशा मानना था कि देश की रक्षा के लिए, इस आजादी को बनाए रखने के लिए हम लोगों में से कुछ लोगों को कीमत देनी पड़ेगी, राइट। हम सब एक आजाद भारत में पैदा हुए हैं, तो आजादी हमें मिली है, जन्म से हमने आजाद अपने आप को देखा है, तो हम शायद इस आजादी को इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते कि इसके क्या मतलब है। आजादी उस हवा की तरह है जो हमारे सामने चारों तरफ है, राइट। बट हम कभी भी हवा का महत्व रियलाइज नहीं करते जब तक हवा की सप्लाई किसी दिन कट जाएगी और ऑक्सीजन आपके पास नहीं होगी। लेकिन इट इज सो इंपॉर्टेंट, आपके लिए इतना मुश्किल है जीवन में कि अगर आप आजाद नहीं है या आपके पास वो आजादी नहीं है, तब आप रियलाइज करेंगे कि उसकी कीमत क्या है। बट इस देश में आजादी लेने के लिए और उस आजादी को बनाए रखने के लिए कुछ कीमत देनी पड़ेगी और कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा जो ये कीमत चुकाने के लिए तैयार है। स्वतंत्रता कभी फ्री नहीं होती, कुछ लोगों को इसका इसका प्राइस देना पड़ता है, अपना बलिदान देना पड़ता है, और ये बलिदान उनकी लाइफ के फॉर्म में हो सकता है या हो सकता है कि उनको अपने किसी अंग का बलिदान देना पड़े, बट फ्रीडम का आपको हमेशा प्राइस देना पड़ता है। तो मैं बहुत क्लियर था, उन लोगों को भी पता था कि अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी है, मेरी मदर ने हमेशा बोला कि ध्यान रखना अपना, लेकिन तुमने जिस चीज के लिए अपनी यूनिफॉर्म पहनी है उसके लिए आगे बढ़ना। मेरी वाइफ जस्ट 1 महीने पहले आई थी और मुझे काफी लग रहा था कि उसके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज होगी, बट वो बहुत डिटरमिन्ड थी दैट कि मुझे इस बात का फक्र भी है कि आप देश के लिए आगे लड़ रहे हैं, राइट। देश के लिए कुछ ही लोगों को वो मिला है, आप लड़ रहे हैं आगे। सो ऑब्वियसली हम लोगों की जिंदगी आपस में बंधी हुई है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि क्या आप अपना फर्ज पूरे सही से निभा पाएंगे। और उनका ये, मेरी वाइफ ने बोला कि मैं हमेशा फक्र रहेगा, गौरव महसूस करूंगी कि मैं एक ऐसे योद्धा की पत्नी हूं जो देश के लिए सबसे आगे जाके लड़ रहा है। तो आई थिंक इन चीजों से मुझे बहुत हौसला मिला, और मैं क्लियर था कि किसी भी हालत में हम उन लोगों को डिफीट कर देंगे। और मैं ही नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं कैप्टन विक्रम बत्रा और हम लोग एक नाइट थे, हम लोगों ने टोलोलिंग का अटैक जीता था, और वो अगले अटैक के लिए आगे बढ़ रहे थे 0.5140 के लिए। उस नाइट पे हम लोग साथ थे और हम लोग बहुत बातें कर रहे थे, लाइक कि जीत का क्या मतलब है, जिस समय हम यहाँ पे हैं शायद हम वापस ना जा सके। बट किसी भी पल हमने ये नहीं सोचा कि हम नहीं जीतेंगे। मैंने बोला विक्रम, हम हर परिस्थिति में, क्योंकि भारत ने आज आज वो पल आया है जब हम अपना, जो भी हम लोगों ने ये यूनिफॉर्म पहनी है, हम इसका कर्ज उतार सकते हैं, और पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है। हजारों लेटर आते थे, लोग अपने खून से लिख के भेजते थे, कितनी लोगों ने हमें राखियां भेजी थी कि आप हमारे भाई जैसे हैं, इस देश की इज्जत आपके हाथ में है। तो हम उन्हें नीचे नहीं झुकने दे सकते, हम उनकी जो उम्मीदें हैं हमसे, उसको कम नहीं होने दे सकते। तो मैंने विक्रम को बोला, देखो विक्रम, जब हम लोग इस अटैक के लिए, टोलोलिंग के लिए चढ़ रहे थे, तब हमने केसरिया बाना बांधा था, जिसका मतलब था हम जीतेंगे या वापस नहीं आएंगे। और विक्रम भी पूरा चार्ज था ही से, उसने मुझे बोला, सर ऐसी गोली बनी नहीं जो विक्रम बत्रा का, पाकिस्तान की गोली जिसपे विक्रम बत्रा का नाम लिखा हो। तो आप चिंता मत करिए, कल रात को मैं आपको विक्ट्री का सिग्नल आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने भी 0.5140 पे कब्जा कर लिया है, जैसे आप लोगों ने टोलोलिंग पे किया। तो हम कुछ यंग ऑफिसर्स थे वहां पे जिन लोगों ने आगे से लीड किया, और हम बहुत क्लियर थे कि हमें जीतना है, चाहे उसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े। आपकी ये सारी बातें निश्चित रूप से जो भी दर्शक हमारे सुन रहे होंगे, बहुत गर्व से उनका मन भर गया होगा, छाती फूल गई होगी कि हमारे देश की जांबाज कैसे हैं, और हमारा देश अब पूरी तरह सुरक्षित है, और उन हाथों द्वारा सुरक्षित है जिसमें जांबाजी कूट कूट कर भरी हुई है। अखिलेश जी, अभी आपने विक्रम बत्रा से बातचीत का जिक्र किया, ऐसे और कौन से शहीद जांबाजों के साथ उस वक्त की कुछ यादें होंगी आपकी जो आप हमसे साझा कर सकें? बिल्कुल। जब हम थ्री पिंपल्स के अटैक के लिए जा रहे थे, कैप्टन विजयन थापर और हम दोनों ही राजपुताना राइफल की तरफ से लड़ रहे थे। हमें पता था ये बहुत डिफिकल्ट अटैक है, और हम उससे पहले बात कर रहे थे। विक्रम अपना एक छोटा सा वॉकमैन कैरी करता था, उस पे वो गाने सुनता था, संदेशे आते हैं। हम अपने जवानों को भी कंटिन्यूअसली मोटिवेट कर रहे थे कि एज ए ऑफिसर
हम आगे से लीड करेंगे, हम खाली पीछे नहीं रहेंगे, हम आगे से लीड करेंगे। उस समय भी पता था, जब हम लोग ये लेटर लिख रहे थे, जब मैं अपने वाइफ को लिख रहा था, विक्रम अपने पेरेंट्स को ये लेटर लिख रहा था लास्ट में बैठ के, क्योंकि हम सबको ये पता था कि शायद ये इतने डिफिकल्ट पल होते हैं। इनफैक्ट जब हम सारे राजपूताना राइफल्स के ऑफिसर बात कर रहे थे, तब किसी ने बोला कि शायद हमें पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। वो था मेजर विवेक गुप्ता, जो इस अटैक को लीड करने वाले थे, फर्स्ट टोलो लिंक के अटैक को। उन्होंने बोला हम जरूर जीतेंगे, और 3-4 दिन बाद आके जीतने के बाद हम लोग जश्न मनाएंगे, साथ बैठ के इस विक्ट्री का सेलिब्रेशन मनाएंगे। वो इतने कॉन्फिडेंट थे। बट हाँ, जैसे मैंने आपको बोला, आजादी की कीमत होती है। हमने ये अटैक जीत लिया, बट हमें मेजर विवेक गुप्ता को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी उसके लिए। वो बहुत वीरता से लड़े, बट बिल्कुल पीक के पास पहुंच के उन्हें गोली लगी और उनकी डेथ हो गई। तो वो हमारे साथ नहीं थे। तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि जिस ऑफिसर के साथ हम आज बैठे हैं, वो जो हमारा एक तरह से कॉमरेड है, एक तरह से हमारा ब्रदर ऑफिसर है, वो हमारे साथ नहीं है अगले दिन। तो बहुत बड़ी कीमत होती है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। बट आई थिंक देश की आजादी को बनाए रखने के लिए, देश की इज्जत को बनाए रखने के लिए कुछ कुर्बानियां हमेशा देनी पड़ेंगी, जो आज भी लोग दे रहे हैं, जो आज भी चाइना के बॉर्डर पे बैठे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे, हर पल कोई ना कोई कुर्बानी दे रहा है इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। तो बहुत मुश्किल था, बहुत यादें हैं, और जब मैं आज भी उन्हें याद करता हूं तो शायद मेरी आंखें भर आती है। बिकॉज मैंने अपने कितने फ्रेंड्स को अपने सामने जाते हुए देखा है। मेरे खुद गोलियां लगी थी, बट मैं किसी तरीके से बच गया, सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिलने की वजह से। बट मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे भाई जैसे थे, मेरे फैमिली जैसे थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। जी। चलते चलते अखिलेश, मेरा आपसे सवाल है कि अ, जो भी हमारे हमारे देश की, हमारी सरकार की जो भी नीतियां हैं सेना के लिए, और जो भी सुविधाएं देता है, क्या आपको लगता है कि कुछ ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो सेना है और भी ज़्यादा कहूँ मैं बलवान हो सके, और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके? या आपको कहीं कुछ ऐसा लगता है कि ये होता तो और भी अच्छा होता, ये होता तो और भी अच्छा कर सकते हैं? ऐसा कुछ आपको फील होता है? आपको लगता है कोई ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है? देखिए, हम लोग सोल्जर्स को हमेशा याद करते हैं जब अटैक हो रहा होता है या कोई लड़ाई हो रही होती है, क्योंकि वो हर जगह मीडिया में आया होता है और हमें लगता है इस समय वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है, जिसको हमें 24/7, चौबीसों घंटे हमें उसकी रक्षा करनी पड़ती है। पाकिस्तान और चाइना ने बहुत सारी टेररिज्म हमारे कंट्री में फैला रखा है, जैसे आपको पता है कश्मीर में जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड है। सो ये जो सीआई ऑप्स हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, है लगातार चलते रहते हैं, और इसमें भी लोग घायल होते रहते हैं, और काफी बार उन लोगों को अपना बलिदान भी देना पड़ता है दुश्मनों से लड़ते हुए। हम केवल सोल्जर्स को तभी याद करते हैं जब कोई पर्टिकुलर डे होता है या फिर एक पर्टिकुलर लड़ाई होती है। बट हमें याद रखना चाहिए कि इस आजादी को बनाए रखने के लिए, राइट, इस आजादी को पाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, और उसको बनाए रखने के लिए भी कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ के अपना काम कर रहे हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर क्लास को, इस पर्टिकुलर वर्ग को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे लोगों को लगने लगेगा कि शायद मैं क्यों जा रहा हूं वहां पे, राइट। ये जज्बा, अगर वो लोग इस लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं, तो एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, हमें एक राष्ट्र की तरह उनको वो सम्मान देना पड़ेगा जिसके वो हकदार है। जो मुझे लगता है वो केवल लोगों को याद आता है जब कोई पर्टिकुलर दिवस होता है या फिर कोई लड़ाई हो रही होती है। अगर आज भी मेरे कितने डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं जिन लोगों की कारगिल वॉर में बहुत या तो डेथ हो गई है, तो उनकी फैमिलीज, या फिर कितने लोग जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, वो आज भी काफी बुरी स्थिति में रह रहे हैं। बट क्या हम एज ए राष्ट्र और एज ए गवर्नमेंट हम उनकी पूरी केयर कर रहे हैं? तो मेरा आंसर है नहीं। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम उनको हेल्प कर सकते हैं, और एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि अपनी तरफ से हम थैंक्स कह सकते हैं कि आपने जो कुछ देश के लिए किया, देश आपके लिए हमेशा उस चीज का आभारी है। तो और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे अंदर वो फीलिंग है? अगर हमें एक सैनिक मिलता है, क्या हम 1 मिनट या 2 सेकंड भी सम्मान से देख के उसको शुक्रिया बोल सकते हैं कि थैंक्स फॉर योर सर्विस, आपने जो देश के लिए किया? कई यूरोपियन नेशन में, लाइक यूके में अगर आप देखेंगे, तो ये ट्रेडिशन है कि वहां पे अगर एक सैनिक जिसने देश के लिए लड़ा है, अगर वो सामने आता है, तो इवन पॉलिटिशियंस भी साइड में खड़े हो जाते हैं।
लेकिन हमारे देश में शायद कुछ दिन है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, कारगिल वॉर दिवस, जब हम लोगों को याद करते हैं। बट आई थिंक अगर हम रियली चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग नेशन बनना, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन इस देश के लिए अपनी रियल लाइफ तक को कुर्बान करने के लिए तैयार है, और शायद हमें उनको सम्मान देना होगा। मोर देन फाइनेंशियल, हमें अपनी भावनाओं में उन्हें सम्मान देना पड़ेगा। जब भी हम उनसे मिलते हैं, एटलीस्ट हम उनको आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा चीज है जो मैं गवर्नमेंट से ज्यादा, हर बंदे से, हर ऑडियंस से मैं ये चाहूंगा कि एटलीस्ट वो सम्मान की फीलिंग रखे। वही एक सबसे बढ़िया आपका काम होगा जो आप नेशन के लिए कर सकते हैं। चलते चलते आखिरी सवाल मेरा आपसे अखिलेश जी, जो युवा भर्ती होना चाहते हैं फौज में और देश की सेवा करना चाहते हैं, क्या आप उन्हें कोई टिप्स देंगे या उनसे कुछ कहना चाहेंगे? कोई संदेश है आपका उनके लिए? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि भारतीय फौज, चाहे आप ऑफिसर ज्वाइन करें या एज ए जवान ज्वाइन करें, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज खाली मनी से ज्यादा ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है। वो आपको केवल उस समय नहीं ट्रीट करता जब आप लड़ाई कर रहे हैं, वो हर समय आपके साथ है। और हमेशा वो फैमिली की फीलिंग, ब्रदरहुड की फीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको दूसरे प्रोफेशन में नहीं मिलेगी। तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आप देश के लिए कुछ करने के लिए जा रहे हैं, इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कारगिल युद्ध के वॉर के बाद मैं इंजर्ड हो गया था और मुझे आर्मी से बाहर आना पड़ा। मैंने अपना MBA किया। अभी मैं कॉर्पोरेट में एक बहुत सीनियर पोजीशन में हूँ, टाटा ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बट हर बार अगर मुझसे पूछा जाता है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, तो जब हमने टोलो लिंक पे तिरंगा फहराया था, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है और रहेगा। कुछ भी मैं लाइफ में कर लूं, वो उसके पास भी नहीं पहुंचेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसा प्रोफेशन करें जो आपको पूरी लाइफ में आपको सपोर्ट करे। और मेरे ख्याल से आर्मी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगा कि हमारे बेस्ट यूथ आए आर्मी में, जिससे कि हमारी एक बेस्ट आर्मी हो और एक हम बहुत स्ट्रांग नेशन बन सके, महान राष्ट्र बन सके। इस बहुत ही खूबसूरत बातचीत के लिए रिटायर्ड कैप्टन अखिलेश सक्सेना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भारतीय फ़ौज की जितनी भी तारीफ़ की जाए और जितनी भी कृतज्ञता भारतीय फ़ौज के प्रति व्यक्त की जाए, वो बहुत ही कम है। क्योंकि एक सैनिक सरहद पर पूरे देश की रक्षा के लिए तैनात होता है और उससे भी बड़ा सेक्रीफाइस कोई करता है तो उसका परिवार। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। जय हिंद। तो ये थे रिटायर्ड कैप्टन अखिलेश सक्सेना, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जांबाजी का जलवा दिखाया। और सिर्फ जलवा नहीं दिखाया, बल्कि भारतीय सेना ने काबिले तारीफ जीत हासिल की। सबसे कठिनतम युद्ध, सबसे कठिन जंग में से एक था कारगिल, और उसे जीतकर भारतीय फौज वहां पर तिरंगा फहराकर वापस लौटी। तो अभी हमारे इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।